classes. Today I will begin anatomy of flowering plants, an important chapter जो कि बॉटनी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये ऐसा चैप्टर है जिसके थ्रू हम लोग जितने भी बायोलॉजी में और ख़ास करके बॉटनी के चैप्टर्स हैं उसके लिए एक बेसिक चैप्टर के रूप में होता है। यानी आप कह सकते हो कि इसके थ्रू बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो इसके थ्रू आ जाते हैं एनाटॉमी के थ्रू। और एनाटॉमी जो हम लोग पढ़ते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स का पढ़ते हैं, एंजियोस्पर्म्स का पढ़ते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितने भी पॉपुलर प्लांट्स हैं जिनको हम देखते हैं, पहचानते हैं, नाम से जानते हैं, वो ज़्यादातर प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स के हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और एनाटॉमी के अंदर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और उस इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ेंगे। एक्सटर्नल फीचर्स तो प्लांट्स का हम लोग जानते हैं, मॉर्फोलॉजी के बारे में तो हम लोग देखते हैं काफ़ी चीज़ ऑब्जर्वेशन से आता है, लेकिन एनाटॉमिकल पार्ट तो क्वाइट नेचुरल है, वो बॉटनी के अंदर आएगा, इस सब्जेक्ट के अंदर ही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बिगिन करेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी ये दो वर्ड का बना हुआ है। एनाटॉमी टू वर्ड्स का बना हुआ है। एना टू एसेंडर और सेपरेट। टेमनिन टू कट। यानी एनाटॉमी में हम लोग जो पार्ट्स पढ़ते हैं, कट करके, सेपरेट करके जिस पार्ट का स्टडी किया जा सके उसको हम लोग एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। यानी बेसिकली एनाटॉमी में क्या हो गया, अगर जस्ट लेमैन टर्म में अगर हम लोग कहें तो एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, एनाटॉमी हो गया स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। It is the study of both minute and gross internal structures and organization of प्लांट बॉडी। तो अब देखो, अब जैसे साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ सेल। हिस्टोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू। एनाटॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। दिस इज इन लेमैन टर्म, यानी लेमैन के तौर पर अगर हम लोग कहें तो ये हम लोग कॉमनली एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन साइटोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेरी माइन्यूट इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, सेल का स्टडी करते हैं, सेल का स्टडी करते हैं, वेरी माइन्यूट इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी में इंटरनल स्ट्रक्चर यानी हिस्टोलॉजी के अंदर माइन्यूट इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। और एनाटॉमी में बोथ माइन्यूट एंड ग्रॉस इंटरनल स्ट्रक्चर्स, माइन्यूट भी और ग्रॉस भी, इन तीनों इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं।
अ वेरी माइन्यूट इंटरनल स्ट्रक्चर साइटोलॉजी, सेल का स्टडी। माइन्यूट इंटरनल स्ट्रक्चर हिस्टोलॉजी, टिश्यू, जैसे आपने सुना होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, ये सब लोग हिस्टोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और एनाटॉमी में ये जो टिश्यूज प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, रूट, स्टेम, लीफ में जो इंटरनली ये टिश्यू जो बाहर से अंदर की तरफ अरेंज्ड है, इन पूरे अरेंजमेंट को हम लोग पढ़ते हैं एनाटॉमी के अंदर। यानी एनाटॉमी में हिस्टोलॉजी इंक्लूडेड है, इसलिए माइन्यूट वर्ड इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो इट इज द स्टडी ऑफ बोथ माइन्यूट एंड ग्रॉस इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट बॉडी। नाउ हम लोग देखेंगे कि फादर ऑफ एनाटॉमी, फादर ऑफ एनाटॉमी किनको कहते हैं? ग्रीव। ग्रीव इज फादर ऑफ एनाटॉमी। नाउ हिस्टोलॉजी, टू वर्ड से बना हुआ है हिस्टोलॉजी, हिस्टोस, अ कॉवेब, लोगोस, टू स्टडी, और साइंस। कॉबवेब, कॉब का मतलब होता है मकड़ी और वेब का मतलब जाल, मकड़ी का जाल। लेकिन यहां तो मकड़ी के जाल का स्टडी नहीं होता, बल्कि क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स का स्टडी होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स जब एक दूसरे के साथ होता है, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होता है, तो वो मकड़ी के जाल के जैसा दिखता है। इसीलिए इसको, उसी मकड़ी के जाल, कोई ग्रीक वर्ड में कहते हैं हिस्टोस, और उसी से ये हिस्टोलॉजी वर्ड है। और लोगस का मतलब टू स्टडी और साइंस। तो वर्चुअली हिस्टोलॉजी में हम लोग पढ़ते क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू। तो लेमन टर्म में तो सीधे हम लोग कहते हैं, शॉर्ट में अगर एक्सप्लेन करना हो हिस्टोलॉजी को, तो सीधे हम लोग कहते हैं टिश्यू। लेकिन अगर जो सबसे मेन पॉइंट है एनाटॉमी वाले पार्ट में भी, कि एक्सप्लेनेशन में भी, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है हिस्टोलॉजी वाले में, एनाटॉमी में ये पॉइंट, जिसके एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आ सकता है। ये तो सिंपल है, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो इसका जो ये सेकेंड पार्ट है कि इट इज द स्टडी ऑफ माइन्यूट इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इसमें छोटे इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी होता है, सच एज, जैसे कि सेलुलर अरेंजमेंट्स, सेल्स का अरेंजमेंट्स, सेल्स किस तरह से अरेंज है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है, पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेनकाइमा है, ये सब टिश्यू है। इसमें सेल्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, सेलुलर अरेंजमेंट्स को पढ़ेंगे। उसके आधार पर डिफरेंट टाइप का टिश्यूज पढ़ेंगे, उसके वॉल कंडीशंस, वॉल के थिकनेस, वॉल मटेरियल्स, इन सब चीजों को कंसीडर करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके आधार पर डिफरेंट टाइप का टिश्यूज पढ़ते हैं, एंड टिश्यू सिस्टम्स। अब प्लांट्स में रूट्स है, स्टेम्स है, रूट्स शूट्स का पार्ट, इसमें 3 तरह का टिश्यू सिस्टम होता है, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसमें बाहर का पार्ट आता है एपिडर्मिस और उसके बाहर का पार्ट। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसमें हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेडिसाइकल, पीथरेज, सारा चीज आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।
एंड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम जिसमें वास्कुलर बंडल्स आता है। तो टिश्यू सिस्टम्स एक इंपॉर्टेंट बात है। टिश्यू सिस्टम्स, अगर यह कहा जाए कि टिश्यू सिस्टम्स हम लोग एनाटॉमी में पढ़ते हैं या हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं, तो टिश्यू सिस्टम्स का भी स्टडी कहां होता है? हिस्टोलॉजी। ठीक, तो टिश्यू सिस्टम्स का भी स्टडी इसके अंदर आ गया। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, फ्रैंकोइस बीचन। एनाटॉमी इंक्लूड्स हिस्टोलॉजी। अब अगर यह कहा जाए कि एनाटॉमी इंक्लूड्स हिस्टोलॉजी और एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी आर सेपरेट थिंग्स, तब आप क्या कहोगे? एनाटॉमी इंक्लूड्स हिस्टोलॉजी। ओके, अब बिफोर वी बिगिन एनाटॉमी इन डिटेल, सबसे पहले एक चीज देखना होगा। जैसे प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में मोनोकॉट प्लांट्स होता है, डाइकॉट प्लांट्स होता है। दो तरह का प्लांट है, मोनोकॉट प्लांट्स और डाइकॉट प्लांट्स। और मोनोकॉट में रूट, स्टेम, लीफ, फिर डाइकॉट में भी रूट, स्टेम, लीफ। फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स, डाइकोटिलेडनस प्लांट्स, मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स। अब एंजियोस्पर्म्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जो हम लोग पढ़ना है, तो दो तरह के प्लांट्स के बारे में पढ़ना होता है, डाइकॉट प्लांट्स और मोनोकॉट प्लांट्स। डाइकोटिलेडनस, इसी को शॉर्ट में कहते हैं डाइकॉट, और मोनोकॉटिलेडनस, इसको शॉर्ट में कहते हैं मोनोकॉट। तो डाइकॉट में डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, और मोनोकॉट में मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट लीफ। अब हम लोग को अब किसी पर्टिकुलर प्लांट या डिफरेंट टाइप के प्लांट्स की एनाटॉमी नहीं पढ़नी होती है कॉमन डाइकॉट का कैसा कैरेक्टर है और कॉमन मोनोकॉट्स का किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो डाइकॉट में अब एक इंटरनल स्ट्रक्चर जानना, आगे के पार्ट्स में जो हम लोग स्टडी करेंगे, तो इंटरनल पार्ट्स का स्टडी करने के लिए सबसे पहले एक बेसिक बात जानना होगा कि आखिर प्लांट में रूट स्टेम का पार्ट है, इसमें बाहर से अंदर की तरफ
किस तरह का टिश्यू होता है, एक जनरल आइडिया लेना पड़ेगा ताकि उन वर्ड्स की जब चर्चा हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें सबसे, ये सब जितना भी पार्ट्स आप देख रहे हैं, सबसे डिफरेंशिएटेड इंटरनल स्ट्रक्चर डाइकोट स्टेम का होता है। इसलिए एक डाइकोट स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर का को हम लोग मेमोराइज करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को मेमोराइज करेंगे। डाइकोट स्टेम ये जो है, ये क्या, उसमें क्या होता है, मोस्ट डिफरेंशिएटेड इंटरनल स्ट्रक्चर। तो चूंकि इसका मोस्ट डिफरेंशिएटेड इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसलिए कि इसके बेसिक्स के रूप में इसके एक इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग मेमोराइज करेंगे और जिसको रिलेट करके हम लोग के आगे की जो चैप्टर्स हैं उसमें सारी पढ़ाई करेंगे। तो अब मान लो कि अब जैसे प्लांट का, किसी प्लांट पार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसका मेन स्टेम है या ब्रांच है, उसके जो टॉप का पार्ट है, उस टॉप के पार्ट में एपेक्स को, टॉप का जो पार्ट है, चाहे वो मेन स्टेम का हो या ब्रांच का हो, उसमें थोड़ा नीचे की तरफ, थोड़ा नीचे का पार्ट को कट करके अलग करते हैं, टेकअप करते हैं और इसका टीएस कट करते हैं। ये स्टॉक हुआ, इसका टीएस कट करते हैं। टीएस कट करते हैं मतलब क्या हुआ, पतला पतला सेक्शन काटते हैं, थिन सेक्शंस काटते हैं, इस तरह से सेक्शन कटिंग करते हैं, पतला पतला सा कटिंग करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड टीएस। ट्रांसवर्स सेक्शन। अब इसका जो टीएस आएगा वो कैसा आएगा, इस तरह का इसका टीएस आएगा, छोटा पतला। अब ये पार्ट है, ये भी सिलिंड्रिकल शेप है। जनरली स्टेम का शेप किस तरह का होता है, सिलिंड्रिकल। इसका अगर टीएस कटिंग करते हैं तो इस तरह का शेप आएगा। इसको अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं, स्टेनिंग किया जाता है, फिर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बड़ा साइज का दिखेगा। और माइक्रोस्कोप में अब ये जो पार्ट देखे हम लोग, इसमें ये सेंट्रल पार्ट है और इतने पार्ट का, वैसे तो माइक्रोस्कोप में पूरा पार्ट दिखेगा, लेकिन हम लोग जो फिगर ड्रॉ करेंगे वो इतने पोर्शन का ही फिगर ड्रॉ करेंगे, इंक्लूड करेंगे सेंटर को। ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए कि जिस तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर यहां होता है वैसा ही इंटरनल स्ट्रक्चर यहां भी होता है। जिस तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर यहां होता है वैसा ही इधर भी होता है, जैसा यहां है वैसा ही इधर भी है, और ये सेंट्रल रीजन है। तो पूरे पार्ट का फिगर को देखने की जरूरत नहीं होती, एक पोर्शन का देखने की जरूरत होती है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं कि दिस इज टीएस। अब डाइकोट स्टेम है, ये अगर डाइकोट स्टेम है तो दिस इज टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम। अब ये टीएस, ये जो फिगर है, इस फिगर को बड़े रूप में इलेबोरेटली हम लोग गौर करते हैं। अब ये पार्ट, ये जो फिगर होता है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स बाहर से अंदर की तरफ कौन सा टिश्यूज है, इसको हम लोग गौर करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक फिगर देखेंगे जिसको मेमोराइज करेंगे, जो हमारा बेसिक्स होगा, और फिर हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। तो टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम। अब देखो, ये डाइकोट स्टेम के टीएस का एक स्ट्रक्चर है। अब मैंने बताया कि सबसे ज्यादा डिफरेंशिएटेड इंटरनल स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएटेड इंटरनल स्ट्रक्चर डाइकोट स्टेम का होता है। यानी इतना पार्ट्स, जितने पार्ट्स का इसमें नाम लिखा हुआ है, जितना लेवलिंग है,
इतने पार्ट्स का मोनोकॉट और डाइकॉट में रूट स्टेम लीफ कोई भी हो, जितना डाइकॉट स्टेम में जितने पार्ट्स होते हैं, जितने टर्म्स हैं, वो किसी दूसरे में नहीं। तो इसमें देखो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है। सबसे बाहर की तरफ है हेयर, और स्टेम का जो हेयर होता है इसको ट्राइकोम भी कहते हैं। अभी इस फिगर को सिर्फ आपको समझना है। ये फिगर एक बेसिक फिगर है जिसको टेकअप करके आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग गौर करेंगे। सारा कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा हुआ है, ये याद होना जरूरी है। यानी जितना समझना ये जरूरी नहीं है, उतना याद होना जरूरी है, मेमोराइज होना चाहिए, ताकि कभी भी कोई पार्ट आता है तो आप उसको ये रिकॉल करने की आपको जरूरत ना पड़े, ये प्रेशर ना हो कि हमें ये याद करना है हमको, अच्छा वो कहाँ होता है। ये आपको याद होना चाहिए, पूरी तरह से मेमोराइज होना चाहिए। ये अगर मेमोराइज हो गया तो बहुत सारा काम कंप्लीट हो गया। तो हेयर, स्टेम का जो हेयर होता है उसको ट्राइकोम भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइकोम। हेयर मल्टीसेलुलर होता है, यूजुअली मल्टीसेलुलर, सामान्यतः मल्टीसेलुलर होता है। यानी एक जो हेयर है वो कई सेल्स का बना होता है। और हेयर्स जो है वो क्यूटिनाइज्ड भी है, यानी क्यूटीन का डिपोजिशन, क्यूटिकल बना होता है क्यूटीन का। सारी बातों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो क्यूटिकल जो बना होता है ये क्यूटीन का बना होता है, दैट इज अ फैटी सब्सटेंस। क्यूटिकल के बाद देखो आप एपिडर्मिस का पार्ट है, सिंगल लेयर्ड। पैरेन्काइमेटस, सारा टिश्यूज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाइपोडर्मिस है मल्टी लेयर्ड। फिर आप देखो कि कॉर्टेक्स है मल्टी लेयर्ड। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड। एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन्स काफी ज्यादा होता है, स्टार्च ग्रेन्स। पेडिसाइकल मल्टी लेयर्ड। उसके बाद वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल में बाहर की तरफ फ्लोएम, बीच में कैम्बियम, अंदर की तरफ जाइलम, और ये पूरा स्ट्रक्चर ये बनाता है, इसको कहते हैं वस्कुलर बंडल। सबसे सेंटर में होता है पिथ, एंड अदर नेम ऑफ पिथ इज मेडुला। और पिथ से रेज की तरह स्ट्रक्चर्स निकलता है, जिसको पिथ रेज कहते हैं या मेडुलरी रेज कहते हैं, जो वस्कुलर बंडल्स के बीच में होता है। जाइलम में बड़े साइज का जाइलम, लार्ज साइज जाइलम बाहर की तरफ होता है, और स्मॉल साइज जाइलम अंदर की तरफ होता है। लार्ज साइज जाइलम को क्या कहते हैं? मेटाजाइलम। लेटर ऑन फॉर्म जाइलम। स्मॉल साइज वाले को क्या कहेंगे? प्रोटोजाइलम। फर्स्ट फॉर्म जाइलम। यानी जो डेवलपमेंट होता है उस दौरान क्या होता है कि सबसे पहले प्रोटोजाइलम बनता है और फिर मेटाजाइलम बनता है। दिस इज कंपैरेटिव वर्ड। पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा बाहर की तरफ। नंबर्स कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अरेंजमेंट इसी तरह का होगा, और ये कंपैरेटिव है। ये सबसे पहले बना प्रोटोजाइलम, फर्स्ट फॉर्म जाइलम, ये सबसे बाद बना मेटाजाइलम, लेटर ऑन फॉर्म जाइलम, लेकिन ये कंपैरेटिव है। प्रोटो की तुलना में मेटाजाइलम बाद में बनेगा, प्रोटोजाइलम पहले बनेगा, इस तरह से वर्ड है। तो ये जो फिगर है इसको अभी मेमोराइज करना जरूरी है, क्योंकि पूरा एनाटॉमी जो है वो इस पर बेस्ड है। तो आप कैसे मेमोराइज करोगे? पूरे को एक बार मेमोराइज कर लेना है। हेयर, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेडिसाइकल, वस्कुलर बंडल, फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, पिथ, पिथ रेज, मेटाजाइलम टुवर्ड्स आउटर साइड, प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स इनर साइड। ओके, दिस इज बेसिक व्यू। टिश्यू। तो टर्म टिश्यू प्लांट्स में दिया था ग्रीव ने। तो टर्म टिश्यू दिया गया था प्लांट्स में ग्रीव के द्वारा, और इसी टर्म का यूज किया था एनिमल्स में
बीचर term tissue was used in animals by Beecher। तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। सिमिलर सेल्स के ग्रुप को भी टिश्यू कह सकते हैं, डिसिमिलर सेल्स के ग्रुप को भी टिश्यू कह सकते हैं, लेकिन उसका कॉमन ऑरिजिन एंड फंक्शन होना चाहिए। यानी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर cells having common origin and function is known as tissue। टिश्यू दो तरह का टिश्यू होता है मुख्य रूप से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल्स, ग्रुप ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। अब देखो प्लांट में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां होता है? प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है रूट एपेक्स और शूट एपेक्स। ये मेन पार्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। रूट एपेक्स, शूट एपेक्स। तो ये मेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, ग्रुप ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल्स। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसके अलावा भी, रूट एपेक्स और शूट एपेक्स के अलावा भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसी प्लेस पर हो सकता है। ठीक, तो दूसरे तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा है? यानी और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा हो सकता है? ग्रुप ऑफ सेल्स is to divide तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज टू डिवाइड कौन सा है? इंट्राफैसिकुलर, या इसको कह सकते हैं फैसिकुलर। कैम्बियम of dicot stem ठीक। अब तीसरे तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो सकता है ग्रुप ऑफ सेल्स विच रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन।
और group of cells which regain the capacity of division। और इसमें कौन सा टिश्यू आता है? इसके अंदर आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम ओके। यानी परमानेंट टिश्यू अब प्लांट का पार्ट है, प्लांट है तो प्लांट में रूट का एपेक्स हो या ब्रांचेज का एपेक्स हो, स्टेम में सूट का पार्ट है, सूट का एपेक्स हो या ब्रांचेज का एपेक्स हो। इसमें कौन सा टिश्यू होता है? ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। यानी वहां का टिश्यू हमेशा डिवाइड करता रहता है, ऑलवेज डिवाइड करता रहता है। तो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स कहां है? रूट एपेक्स और सूट एपेक्स में ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। ये सारे प्लांट्स में होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स इजी टू डिवाइड, वैसा ग्रुप ऑफ सेल्स जो डिवाइड करने वाला है, डिवाइड होने वाला है। यानी सेल्स का ग्रुप, कोशिकाओं का समूह जो विभाजित होने को है, यानी सेल्स का ग्रुप जो डिवाइड होने वाला है, अभी डिवाइड नहीं कर रहा लेकिन होने वाला है। और इस कैटेगरी का टिश्यू कहां आता है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ऑफ डाइकोट स्टेम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम डाइकोट स्टेम में अभी जो हम लोगों ने फिगर देखा डाइकोट स्टेम का, वस्कुलर बंडल में बाहर की तरफ फ्लोएम, बीच में कैम्बियम, अंदर की तरफ यानी नीचे की तरफ जाइलम। वो जो कैम्बियम था वस्कुलर बंडल के अंदर था, उसको कहते हैं फैसिकुलर कैम्बियम। फैसिकल का मतलब होता है बंडल, और बंडल के अंदर जो कैम्बियम होता है दैट इज कॉल्ड फैसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम विद इन बंडल कैम्बियम, बंडल के अंदर जो कैम्बियम है इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, उसी को इंट्राफैसिकुलर फैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। तो मोनोकॉट्स हो, डाइकॉट्स हो, मोनोकॉट का रूट स्टेम लीफ, डाइकॉट का रूट स्टेम लीफ, इन सबको मिलाकर सिर्फ डाइकॉट स्टेम ही ऐसा होता है जिसमें इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, बाकी किसी में भी इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम नहीं होता। तो क्वाइट नेचुरल है, ये तो सबके लिए सही है, मोनोकॉट हो डाइकॉट। ये डाइकॉट स्टेम के लिए सही है और किसी के लिए सही नहीं। और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम जो बनता है वो होता है इस तरह का टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स विच रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। वैसा ग्रुप ऑफ सेल्स जिसने विभाजन की क्षमता को पुनः प्राप्त कर लिया, यानी कोशिकाओं का समूह जिसने विभाजन की क्षमता को पुनः प्राप्त कर लिया, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स विच रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, जिसने विभाजन की क्षमता को पुनः प्राप्त कर लिया, यह बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है ये सिर्फ कहां होता है? सिर्फ डाइकॉट स्टेम में होता है और डाइकॉट रूट में होता है। यानी ये सेकेंडरी मेरिस्टेम कहां होता है? डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। ओके, तो अब इस बात को ध्यान रखना है। अब देखो ये सारी चीजें, अब जैसे प्लांट है तो प्लांट का अब जैसे सूट का पार्ट है, सूट एपेक्स है, रूट एपेक्स है, सूट एपेक्स है मान लो ऊपर का पार्ट, ठीक। तो सबसे पहले जो टिश्यू बनता है सीड के रेडिकल से रूट बनता है, प्लूम्यूल से सूट बनता है। तो रेडिकल और प्लूम्यूल में क्या होता है? प्रोमेस्टेम।
अब रेडिकल से जो पीछे की तरफ और प्लूम्यूल से भी जो पीछे की तरफ जो टिश्यू बनता है प्राइमरी मेरिस्टेम, फिर उसके बाद बनता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। जैसे जैसे ग्रोथ होता है, सूट एपेक्स का पार्ट है, तो प्रोमेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ये टिश्यू बनता है ग्रेजुअल लेवल पे, ऊपर से नीचे की तरफ। और इन सारी चीजों को, अब ये जो पैटर्न है डेवलपमेंट का कि किस तरह से सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऊपर की तरफ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उससे नीचे की तरफ परमानेंट टिश्यू कैसे बनता है, फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम कैसे बनता है, जो कि इस दोनों पार्ट में है। तो आगे आने वाले क्लासेज में ये जो दो डेफिनेशन है इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। अभी इसको मेमोराइज कर लेना है, अभी मेमोराइज करना है दो डेफिनेशन को, सारी चीज को मेमोराइज करना है, लेकिन ये जो दो एक्सप्लेनेशन है इसको अभी मेमोराइज ज्यादा कर लेना है। और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये चीज और भी क्लियर होगा, जिसको हम लोग फिर रेफर भी करेंगे। तो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स मेरिस्टेमेटिक, ग्रुप ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल्स परमानेंट। लेकिन मेरिस्टेमेटिक का दो अलग अलग तरह का टिश्यू भी है, जो कि एक डाइकोट स्टेम में है और ये दूसरा पार्ट ये जो आप देख रहे हो नेक्स्ट, ये डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट दोनों में है। वो कौन सा है? ग्रुप ऑफ सेल्स विच सेल्स इज टू डिवाइड, वैसा ग्रुप ऑफ सेल्स जो विभाजित करने वाला है, अभी विभाजित नहीं कर रहा, लेकिन इसके बारे में अगर अंडरस्टूड हो जाए जिस टिश्यू के बारे में कि वो डिवाइड करने वाला है, विभाजित होने को है, इज टू डिवाइड, तो वो भी किस टिश्यू के अंदर आता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर आता है। और तीसरा कैटेगरी है ग्रुप ऑफ सेल्स विच रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, और इसका मतलब होता है कि पहले तो डिवाइड कर रहा था, बाद में डिवाइड करना बंद कर दिया, परमानेंट हो गया, लेकिन परमानेंट टिश्यू का कुछ सेल्स में डिवीजन की कैपेसिटी फिर से आ गई, रीगेन द कैपेसिटी।